हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मौर्य एजुकेशन 07 के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है कि यूपी लेखपाल की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 8085 वैकेंसीज हैं। इनके आवेदन भी 28 जनवरी तक कंप्लीट कर लिए गए हैं, आवेदन हो चुके हैं। तो आज ये हमारी लेखपाल की हिंदी सब्जेक्ट की पहली वीडियो है। ये हमारा पहला सेट है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उड़न खटोला शब्द में समास है। उड़न खटोला शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है द्विगु समास, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ अव्ययी भाव समास और चौथा ऑप्शन दिया हुआ आपका कर्मधारय समास। ठीक है। उड़न खटोला, उड़न खटोला का अगर हम समासिक विग्रह करेंगे, ठीक है, समासिक विग्रह करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? उड़ता है जो खटोला, यानी यहाँ पर उड़ता है जो खटोला, यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा होगा? यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास हमारा होगा। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अब जब पढ़ ही रहे हैं तो इसके थोड़ा सा डिटेल में जाकर कर्मधारय समास के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्रोवाइड ही कर देते हैं। तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, कौन सा? सेकंड पद, सेकंड टर्म क्या होता है हमारा? प्रधान होता है। विशेषण और विशेष अर्थात उपमेय और उपमान के अर्थ का बोध होता है। ठीक है, ठीक, जैसे इसके और उदाहरण देख लें। कृष्ण सर्प हो गया, यानी कि कृष्ण है जो सर्प, ये कौन सा हो गया? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लाल कुर्ती हो गया, परमानंद हो गया, परमाणु हो गया। ठीक है, ये सारे किसके? कर्मधारय के उदाहरण हैं। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में कर्मधारय समास का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नीलांबर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चतुर्मुख, तीसरा है गुरु गिरधर है और चौथा है चंद्रमौली। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला जैसे कि दिया हुआ है नीलांबर, तो नीलांबर का अगर हम समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीला है अंबर जो। ठीक है, यानी नीला है जो अंबर। ठीक है, ये हो गया आपका कर्मधारय समास। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आप जो बचे हुए ऑप्शंस हैं उनको भी चेक कर लेते हैं कि उनमें कौन सा समास है। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा है? चतुर्मुख। ठीक है, कौन सा है? चतुर्मुख। तो इसका जब समासिक विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? चार मुख हैं जिसके, क्या होगा? चार मुख हैं, चार मुख हैं जिसके, अर्थात किसके चार मुख होते हैं? ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के। तो यहाँ पे हमारा जो ये चतुर्मुख का ऑप्शन है, ये जो दिया हुआ किस समास का है? ये हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। किस समास का हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगला दिया हुआ है गिरिधर। गिरिधर का मतलब होता है, गिरि मतलब पहाड़, यानी पर्वत को धारण करने वाले, धर मतलब धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने ही पर्वत को धारण किया था। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है चंद्रमौली। ठीक है, चंद्रमौल, ये हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रमौल। अगर इसका समासिक विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? चंद्र है मौल पर जिसके, मौल मतलब मस्तक। ठीक है, यानी कि चंद्र है, चंद्र यानी चंद्रमा जिसके मौली पर है, मस्तक पर है, अर्थात किसके मस्तक पर है? शिव जी के। तो ये हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ये तीनों किस चीज़ के हो जाएंगे? बहुब्रीहि, ब्रीहि किसका हो जाएगा? बहुब्रीहि। और ये आपका कर्मधारय समास का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही उदाहरण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक है, परस्पर, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि परस्पर पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए, पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? आभा, प्रभा, कुल। दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ना नाराज, विशिख, चपला। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है भूधर, अचल और पहुप। ठीक है, पुहुप।
और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वीच, मौज, ऊर्मी। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें से आपको परस्पर पर्यायवाची जो युग्म दिए हुए हैं इनको समय सही वाला, जिसमें सभी एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, वो वाला आपको चुनना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 किसका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये किसके पर्यायवाची हैं, वीच, मौज, उर्मी। उर्मी किसके पर्यायवाची हैं, लहर के, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हैं, ये लहर के पर्यायवाची हैं। ये सारे लहर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। वीच, मौज और उर्मी ये लहर के पर्यायवाची हैं। लहर के अन्य पर्यायवाची शब्दों में और भी आते हैं, जैसे कि हो गया तरंग, हो गया हिलोर, हो गया, ये सभी लहर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अब जैसे पहला दिया हुआ ऑप्शन आभा, प्रभा, कुल, ठीक है। ये किसके पर्यायवाची हैं, आभा, प्रभा तो प्रकाश के पर्यायवाची हो गए, ये कौन, ये वाले, ठीक है। ये आपके आभा, प्रभा किसके हो गए, प्रकाश के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। लाइट ये प्रकाश के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। ये प्रकाश के पर्यायवाची हो गए। और कुल किसका पर्यायवाची हो गया, कुल मतलब होता है परिवार, तो ये परिवार का पर्यायवाची हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नारच, ठीक, कौन सा, नारच और विशिख। नारच और विशिख बाण के पर्यायवाची हैं, ठीक है। बाण के पर्यायवाची हैं नारच और विशिख। चपला किसका पर्यायवाची, ये बिजली का है। तो बिजली के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे चपला, चंचला, दामिनी, ठीक है। विद्युत हो गया, तड़ित हो गया, ये सब किसके पर्यायवाची हो गए, चपला यानी बिजली के पर्यायवाची हो गए। भूधर, अचल, पुह, भूधर, अचल ये किसके पर्यायवाची हो गए, भूधर और अचल ये पर्वत के पर्यायवाची हो गए, ठीक है, पर्वत। और पर्वत के अन्य पर्यायवाचियों में आते हैं जैसे पहाड़ हो गया, गिर हो गया, ठीक है, शैल हो गया, नग हो गया, ये पर्वत के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं, ठीक है। निम्नलिखित शब्द में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, कृष्णसार, गिरिराज। दूसरा कौन सा दिया हुआ है, शुभाकांक्षी हो गया, शुभेच्छु हो गया। तीसरा कौन सा हो गया, वत्स और ही। और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, सिपपच्छ और कारंडव, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, इसमें से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परस्पर पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कौन सा विकल्प नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कृष्णसार और गिरिराज ये दोनों एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची नहीं है। कैसे नहीं है, आइए देखते हैं। कृष्णसार, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है, ये हिरण का पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है दोस्तों, ये हिरण का पर्यायवाची है। और गिरिराज किसका पर्यायवाची है, ये तो आप सबको पता होगा। गिरिराज किसका पर्यायवाची है, हिमालय का पर्यायवाची है। किसका, हिमालय पर्वत का, ठीक है। ये हिमालय का पर्यायवाची है, ठीक। शुभाकांक्षी और शुभेच्छु, ठीक है। शुभाकांक्षी और शुभेच्छु किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हितैषी किसके पर्यायवाची हैं, ये हितैषी के पर्यायवाची हैं। हितैषी, ये हितैषी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। वत्स और ही, कौन, वत्स और ही किसके पर्यायवाची हैं, ये हृदय के पर्यायवाची हैं। किसके, ये वत्स और ही हृदय के पर्यायवाची हो गए। अगला आ गया सिपपच्छ और कारंडव, कौन, सिपपच्छ और कारंडव ये किसके, हंस के पर्यायवाची हैं। ये वाले हंस के पर्यायवाची हैं, हंस के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा, अर्ध तत्सम शब्द। ना तो हमें तत्सम शब्द बताना है, ना तो तद्भव शब्द बताना है, हमें बताना है अर्ध तत्सम शब्द, ठीक है। अर्ध तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ
उनके और स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, उनके स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन होता है बोलचाल की भाषा में। जैसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि, क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है अग्नि, दूसरा दिया हुआ है आग, तीसरा दिया हुआ है अग्नि और चौथा दिया हुआ है ठीक है, चौथा दिया हुआ है आज्ञा। ठीक, तो हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो ये अग्नि है, आग का तत्सम शब्द है, तो यानी ये तत्सम हो गया, तो ये हमारा अर्ध तत्सम नहीं हुआ, तो ये हमारा पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा आग दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तद्भव शब्द है। कौन सा है? तद्भव शब्द, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगिन। जैसे देहात क्षेत्रों में आपने देखा होगा या कहीं और, जिनकी बोलचाल की भाषा में, ये प्राकृत भाषा जो बोलते हैं उनकी भाषा में, वो ना तो आग बोलते हैं ना तो अग्नि बोलते हैं, वो बोलते हैं आगिन। क्या बोलते हैं? अगिन। ठीक है, अग्नि को क्या बोलते हैं? अगिन। ठीक है, और जो आज्ञा हो गया, ठीक, आज्ञा, चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अग्नि। अगिन, अगिन क्या हो गया? ये अर्ध तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, अर्ध तत्सम शब्द हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तत्सम शब्द किस विकल्प में नहीं है? तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है तपस्वी दिया हुआ है, ठीक है, द्विपट दिया हुआ है, परछाई दी हुई और वत्स दिया हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि तत्सम शब्द का विकल्प कौन सा नहीं है, यानी कि ये कौन सा विकल्प ऐसा है जो तत्सम शब्द नहीं है। चलिए देखते हैं। तपस्वी, ठीक है, तपस्वी, तपस्वी किसका तत्सम शब्द है? तपसी का। किसका? ये तपसी का तत्सम शब्द है, तपसी, ये हो गया तपसी का तत्सम शब्द। द्विपट, द्विपट दुपट्टा का, ठीक है, दुपट्टा का तत्सम शब्द हो गया। परछाई, ये शब्द जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है। ये किसका तद्भव शब्द है? प्रतिच्छाया, जो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छाया। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छाया। प्रतिच्छाया का ये तत्सम शब्द, तद्भव शब्द दिया हुआ है। वत्स, ठीक है, वत्स, तो वत्स ये भी तत्सम शब्द है। ये किसका तत्सम शब्द है? इसका तद्भव क्या हो जाएगा? वो बछड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बछड़ा, तो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद शुद्ध है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है परि प्लस अवेक्षक बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा परिवेक्षक के, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अभि प्लस थना अर्थना अभ्यर्थना हो जाएगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है अधि प्लस धीन बराबर अध्याधीन, ठीक है, अध्याधीन। राशि प्लस तरण क्या हो जाएगा? रास्यांतरण हो जाएगा, ठीक है। ये दिए हुए 4 ऑप्शन, तो हम आपको सही बताना है कि संधि विच्छेद, शुद्ध संधि विच्छेद का विकल्प कौन सा सही है, ठीक है, शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, परि प्लस अवेक्षक हो जाएगा पर्यवेक्षक। क्या हो जाएगा? परि प्लस अवेक्षक बराबर हो जाएगा परिवेक्षक। ये किस संधि से पर्यवेक्षक हो जाएगा? ये यण स्वर संधि से ये पर्यवेक्षक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से ध्वंत शब्द, ठीक है, वधंतः शब्द में संधि है, वधंतः शब्द में संधि है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है व्यंजन संधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यण स्वर संधि हो गया, गुण स्वर संधि हो गया, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अयादि स्वर संधि हो गया, ठीक है। पहला व्यंजन दिया हुआ है, ठीक है। वधवंत, ठीक है, वधवंत शब्द में संधि कौन सी संधि है ये आपको बतानी है। तो देखिए, अगर किसी शब्द में आपको आधा वर्ण या आधा शब्द आपको आधा वर्ण दिखाई दे तो समझ जाना वहाँ पे 99% उस केस में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? यण संधि हो जाएगी। अगर कोई भी
व्यंजन अधूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, कोई भी व्यंजन आपको अधूरा दिखाई दे रहा है तो समझ जाना वहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगी, यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वधु प्लस अंत, वधु प्लस अंत हो जाएगा, ठीक है, वधु प्लस अंत हो जाएगा वध्वंत, ठीक है, वध्वंत हो जाएगा, ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यण स्वर संधि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म अशुद्ध है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म क्या है? अशुद्ध है। आपको अशुद्ध विलोम शब्द बताने हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है असूया, असूया, अनसूया, ठीक है, ये अब पहला विकल्प हो गया। दूसरा हो गया अनुग्रह, उन्नति। तीसरा है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अनुरक्त, विरक्त। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसमें से बताना है कि विलोम का कौन सा युग्म अशुद्ध है, ठीक है। असूय, अनसूय, तो ये तो राइट हो गया, यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। अनुग्रह, उन्नति, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अनुग्रह का विलोम क्या होता है? कोप। अनुग्रह का विलोम कोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोप। इसका हो जाएगा कोप हो जाएगा। उन्नति का क्या हो जाएगा? अवनति। क्या हो जाएगा? उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? अवनति, ठीक है, क्या हो जाएगा? अवनति। ये आपका उन्नति का विलोम हो जाएगा। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी, ये बिल्कुल सत्य है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अनुरक्त का विरक्त होगा विलोम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, शूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द चुनिए, ठीक है। शूरवीर किंतु अभिमानी नायक वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ध्याता, ध्याता हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? धीर ललित, ठीक है। तीसरा क्या हो गया? धीरोद्धत, धीरोद्धत, ठीक है, ये हो गया। और चौथा क्या हो गया? धीवर। आपका चौथा ऑप्शन हो गया धीवर, धीवर। तो इस प्रश्न का जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धीरोद्धत। क्या हो जाएगा? धीरोद्धत। इसका मतलब होता है शूरवीर किंतु अभिमानी नायक, ठीक है। पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्याता, ध्याता का मतलब होता है ध्यान करने वाला। क्या होता है? ध्यान करने वाला, ठीक है। धीर ललित का मतलब होता है, धीर ललित, शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय नायक। जैसे ऊपर लिखा हुआ सूरवीर किंतु अभिमानी नायक था, वो धीरोद्धत का है। धीरोद्धत का वैसे ही धीर ललित का क्या हो जाएगा? सूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय, क्रीड़ा प्रिय मतलब खेल प्रिय नायक, ठीक है। धीवर, धीवर का मतलब होता है मछुआरा, मछली मारकर आजीविका चलाने वाला। ये हो गया आपका धीवर का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 11 आपका, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, कह रहा है अड़ियल टट्टू मुहावरे का उचित अर्थ होगा। क्या होगा? अड़ियल टट्टू मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है बाधा उपस्थित करना, ऑप्शन बी दिया हुआ विवेक से काम लेना, ठीक है। ऑप्शन सी दिया हुआ, यानी ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रुक रुक कर काम करना, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञान प्राप्त होना। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो सही उचित अर्थ होगा किसका? अड़ियल टट्टू का, वो क्या हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 3 पे जो लिखा हुआ है, यानी कि रुक रुक का काम करना, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। बाधा उपस्थित करना, कौन सा? बाधा उपस्थित करना। बाधा उपस्थित करने का अगर हम मुहावरे की बात करते हैं तो इसका मुहावरा हो जाएगा अड़चन डालना। क्या हो जाएगा? अड़चन डालना, ठीक है। विवेक से काम लेना का मतलब क्या हो जाता है? अंतर के पेट खोलना। क्या हो जाएगा? अंतर के पेट खोलना, ठीक है। ज्ञान प्राप्त होना यानी अंतरपट खुलना। क्या हो जाएगा? अंतरपट खुलना। तो ये जो अड़ियल टट्टू मुहावरे का उचित अर्थ होगा वो हो जाएगा रुक रुक कर काम करना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
चलिए, ऊंट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताइए। ऊंट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का उचित भावार्थ बताइए। ऑप्शन ए दिया हुआ है भला बुरा कहना, ऑप्शन बी दिया हुआ गलत शिक्षा देना, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है अधिक खुराक वाले को कम देना, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ सर्वथा बेमेल साथ। ठीक है, तो ऊंट के गले में बिल्ली, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ ऊंट और कहाँ बिल्ली, यानी कि इस जो लोकोक्ति का उचित भावार्थ क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सर्वथा बेमेल साथ हो जाएगा। यानी कहाँ ऊंट और कहाँ बिल्ली दोनों का कोई मेल नहीं है। ठीक है, वो इतना बड़ा जानवर, वो इतना छोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर्वथा बेमेल साथ। ठीक है, भला बुरा कहना। ठीक है, भला बुरा कहना, तो इसका क्या होगा, अगर इसके लोकोक्ति के बारे में कहें तो ये भला बुरा कहना ये अर्थ है, तो इसका लोकोक्ति क्या हो जाएगा, ऊंचा नीचा सुनाना। क्या हो जाएगा, ऊंचा नीचा सुनाना, यानी भला बुरा कहना। गलत शिक्षा देना मतलब उल्टी पट्टी पढ़ाना। क्या हो जाएगा, उल्टी पट्टी पढ़ाना। ठीक है, अधिक खुराक वाले को कम देना। इस अर्थ का जो लोकोक्ति हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऊँट के मुंह में जीरा। ये तो बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि अधिक खुराक वाले को कम देना। ठीक है, तो जो ऊँट के गले में बिल्ली लोकोक्ति का उचित जो भावार्थ हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सर्वथा बेमेल के साथ। सर्वथा बेमेल साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 13। तीसरा प्रश्न है निगरानी रखना। ठीक है, निगरानी रखना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा। निगरानी रखना, तो इसके लिए उचित मुहावरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है आंखें चढ़ना, ऑप्शन बी दिया हुआ है आंख कान खोलकर चलना, ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आंख लगाना, और चौथा है आंख रखना। ठीक है, निगरानी रखना यानी कि, तो इस मुहावरे का इस अर्थ का जो उचित मुहावरा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा, आंख रखना। ठीक है, आंख रखना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा निगरानी रखना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 14। ठीक है, कमजोर व्यक्ति का लाभ, क्या दिया हुआ है, कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति है। ठीक है, कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति हमें बताना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। ठीक है, गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। अगला दिया हुआ है गरीबों के रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। ठीक है, तीसरा हो गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का। तो ये जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है जो लोकोक्ति दी हुई है, ठीक है, ठीक, तो इसका हमें उचित लोकोक्ति बताना है। जो अर्थ दिया हुआ है कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं, तो इस अर्थ का उचित लोकोक्ति हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, गरीब की जोरू सब गांव की भौजाई। तो इसका अर्थ हो जाएगा कमजोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है गरीबों के रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। ठीक है, गरीबों के रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। इस लोकोक्ति का जो सही आंसर हो, इसका जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कमजोर कोई अच्छा प्रयत्न करे तो कोई ना कोई बहुत बड़ा संकट आ ही जाता है। ठीक है, आ ही जाता है, यानी गरीब, यानी कि कमजोर व्यक्ति कोई अगर अच्छा काम करे, ठीक है, अच्छा काम करने के लिए प्रयत्न करता है तो उसके मार्ग में कोई ना कोई रुकावट जरूर आ जाती है, बड़ी बाधा जरूर आ जाती है। ठीक है, अगला दिया है गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ी। ठीक है, गए रोजा छुड़ाने और नमाज गले पड़ी, तो इसका हो जाएगा छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। छोटा सुख प्राप्त करने के लिए के प्रयत्न में बड़ा दुख मिलना। ठीक है, झेलना। अगला है खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, तो इसका जो इस लोकोक्ति का जो सही आंसर हो जाएगा काम कोई करे और लाभ कोई और उठाए। काम कोई करे और लाभ कोई उठाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 15। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए देखते हैं। पहला दिया हुआ है,
पहला ऑप्शन दिया हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ पथ के साथी नामक पथ के साथी पाठ से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ पथ के साथी पाठ से ली गई हैं। ठीक है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, अगला क्या है, दुश्मनों ने हथियार रख दिए। तीसरा क्या है, यह काम तुझसे नहीं होगा, ये हो गया। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया। ठीक है, मुझे पता नहीं वह कहाँ गया। तो इसमें हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ पथ के साथी पाठ से ली गई हैं, तो ये पंक्तियाँ तो बिल्कुल असत्य है, बिल्कुल सत्य है, मतलब कि ये वाक्य अशुद्ध नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, दुश्मनों ने हथियार रख दिए, तो इस वाक्य में हमें थोड़ा अशुद्धि नजर आ रही है। कहाँ पे, रखना नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए। रखना की जगह पे क्या हो जाएगा, रख दिए की जगह डाल दिए, क्या हो जाएगा, डाल दिए। ठीक है, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, तो यही हो जाएगा हमारा सही वाक्य हो जाएगा जो अशुद्ध है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। यह काम तुझसे नहीं होगा, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मुझे पता नहीं वह कहाँ गया, ये भी सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 16। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, आपको 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको शुद्ध वाक्य बताना है। पहला दिया हुआ है ऑप्शन, क्या दिया हुआ है, यह एक अनुवादित निबंध है। क्या है, यह एक अनुवादित निबंध है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, यह एक अनुवादित निबंध है। दोस्तों यहाँ पे अनुवादित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होता है अनुदित। क्या होता है दोस्तों, अनुदित निबंध है, अनुदित। ठीक है, अनुवादित की बजाय क्या हो जाएगा आपका, अनुदित निबंध हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो ये हमारा, ये भी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, अनुवादित की जगह पे क्या हो जाएगा, अनुदित। जहाँ अब अगला दिया हुआ है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक और त्रुटि नज़र आ रही, घोर नहीं होता है यहाँ पे घनिष्ठ संबंध होता है। क्या होता है, घनिष्ठ संबंध है। क्या है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। मैं इस गाने की कसरत, ठीक है, कसरत कर रहा हूँ, तो इसमें भी जो कसरत होता है, ये दोस्तों गाने की कसरत कर रहा हूँ, ये भी अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे कसरत की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, रियाज कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा, रियाज। ठीक है, क्या हो जाएगा, रियाज। मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा, तो जो चौथा ऑप्शन बचा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 17। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं। ठीक है, हमें पुल्लिंग शब्द बताने हैं कि कौन कौन से पुल्लिंग शब्द हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है नारियल, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ नारियल, सहतूत, प्याज। ठीक है, ऑप्शन बी दिया हुआ है इमली, ककड़ी, गाजर। ऑप्शन सी यानी तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मिलावट, ऊंचाई और अदरक। और ऑप्शन 4 दिया हुआ है स्वतंत्रता, सलजम और चमेली। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा जिसमें सभी पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं नारियल, नारियल, सहतूत और प्याज, ये सभी क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, सभी क्या हैं, नारियल, सहतूत, प्याज आपके क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा तो वैसे भी अगर वही ऑप्शन सही हो गया पहला तो वही ऑप्शन, लेकिन चेक कर लेते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन भी चेक कर रहे हैं। इमली, इमली, ककड़ी, गाजर। तो देखिए दोस्तों, इमली ककड़ी क्या हो गई आपकी, इमली ककड़ी क्या हो गई हमारी, ये स्त्रीलिंग होती है, और गाजर क्या होती है, ये पुल्लिंग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में मिलावट, ऊंचाई और अदरक। ठीक है, मिलावट, ऊंचाई और अदरक। ठीक है, मिलावट, ऊंचाई
ठीक है, ये क्या हो गए आपके स्त्रीलिंग हो गया। मिलावट और ऊंचाई आपके क्या हो गया स्त्रीलिंग, अदरक क्या हो गया आपका पुल्लिंग हो गया। ठीक है, पुल्लिंग हो गया। और ये दोनों क्या हो गए आपके स्त्रीलिंग हो गए। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या है, स्वतंत्रता, सलजम और चमेली। ठीक है, स्वतंत्रता, सलजम और चमेली। तो आपका जो स्वतंत्रता है और चमेली है ये दोनों क्या है आपके स्त्रीलिंग है, और सलजम क्या है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। ये स्त्रीलिंग है, स्वतंत्रता स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, और ये सलजम क्या है ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग शब्द हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक वचन हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द एक वचन के हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है दहेज, आंसू, खेल। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है संपत्ति, प्रजा, समय। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राण, कचरा, बाल। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है लोहा, सामान और दाम। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर आपको बताना है कि सभी विकल्प क्या हैं एक शब्द के, एक वचन के होने चाहिए सभी शब्द। ठीक है, दहेज, आंसू, खेल। ठीक है, कौन सा दहेज, आंसू, खेल। तो आपका दहेज हो गया एक वचन का हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन देख रहे हैं दहेज क्या हो गया एक वचन का हो गया। ठीक है, आंसू आपका क्या हो गया ये बहुवचन का हो गया। और खेल क्या हो गया खेल एक वचन का हो गया। यानी कि ये आपका आंसर नहीं होगा। दहेज हो गया, खेल हो गया, ये आपके क्या हो गए एक वचन के। ठीक है, एक वचन के हो गए। आंसू क्या हो गया आपका बहुवचन का हो गया। ठीक है, ये बहुवचन का हो गया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे में जा रहे हैं संपत्ति, प्रजा और समय। ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। तो संपत्ति ये आपका एक वचन हो जाएगा, संपत्ति एक वचन हो गया। ठीक है, प्रजा क्या होता है, प्रजा भी आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, प्रजा आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, और समय की बात करते हैं तो समय क्या हो जाएगा ये भी एक वचन होता है। यानी हमारे इसके तीनों ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, तीनों शब्द दिए हुए हैं एक वचन के हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तीसरे में देखते हैं प्राण, कचरा और बाल। ठीक है, प्राण, कचरा और बाल। तो प्राण हमारा क्या हो गया एक वचन हो गया। ठीक है, कचरा क्या हो गया बहुवचन हो गया, और बाल क्या हो गया ये भी बहुवचन हो गए। ठीक, सॉरी, प्राण हमारा एक वचन है, कचरा भी हमारा एक वचन है, लेकिन बाल क्या होगा ये बहुवचन हो गया। तो हमारे ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हो लोहा, सामान और दाम। ठीक है, लोहा और सामान क्या हो गए हमारे एक वचन हो गए, लेकिन दाम क्या हो गया हमारा बहुवचन हो गया। ठीक है, दाम हमारा ये बहुवचन हो गया, और बाकी जो दो बचे वो क्या हो गए एक वचन के। ठीक है, ये एक वचन के हो गए। चलिए ये भी प्रश्न हो गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कौन सा संपत्ति, प्रजा, समय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। चलिए प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, वाक्य में प्रयुक्त कारक है। वह आपकी शरण में अवश्य आएगा, इस वाक्य में कारक कौन सा कारक है। ठीक है, वह आपकी शरण में आया हुआ है। तो चलिए बताइए, तो जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या दिया हुआ है संबंध कारक। क्या दिया हुआ दोस्तों संबंध कारक दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है अपादान कारक। तीसरा दिया हुआ है अधिकरण कारक। और चौथा दिया हुआ है संप्रदान कारक। ठीक है, क्या दिया हुआ संप्रदान कारक। तो इस जो वाक्य दिया हुआ है इसका कारक कौन सा सही हो जाएगा, वह आपकी शरण में आया है। ठीक है, में कारक आया, तो में कौन सा होता है, कौन सा हो जाएगा 19 का, तो अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है अधिकरण में पर होता है। ठीक है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा अधिकरण कारक। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, माता जी मंदिर जाती होगी, माता जी मंदिर जाती होगी, वाक्य में कौन सा काल है। ठीक है, माता जी मंदिर जाती होगी, वाक्य में कौन सा काल है। ऑप्शन ए दिया हुआ है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अपूर्ण वर्तमान काल, आज्ञार्थक वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस वाक्य पढ़ने से हमें क्या लग रहा है कि माता जी मंदिर जाती होगी। मुझे कंफर्म नहीं है कि वो
वो केवल इतना पता है कि जाती होगी, अभी कहीं रास्ते में होगी, तो संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, माताजी मंदिर जाती होगी संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, यदि जलांचल शब्द का अर्थ पानी का सोता है, ठीक है, जलांचल शब्द का अर्थ पानी का सोता है, तो जलांतक शब्द का अर्थ होगा, ठीक है, जलांतक शब्द का अर्थ होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है समुद्र, ऑप्शन बी दिया हुआ है अफान उफान, ठीक है, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है बुखार, और ऑप्शन चौथा दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या दिया हुआ है, समुद्र, उफान, बुखार, उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसे जलांचल शब्द का अर्थ है पानी का सोता, तो जलांतक शब्द का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, समुद्र होगा। क्या होगा दोस्तों, समुद्र आपका राइट आंसर। जलांतक का मतलब होता है समुद्र, ठीक है, जलांत, ठीक है। उफान को क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार, ज्वार आपका हो जाएगा उफान, ठीक है। अब बुखार को क्या बोलते हैं, ज्वर, ठीक है, ज्वर बोलते हैं बुखार को, ज्वार बोलते हैं उफान को, जलांतक बोलते हैं समुद्र को, और जल अंचल बोलते हैं, जलांचल बोलते हैं पानी का सोता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, चलिए 22 कह रहा है, निम्नलिखित में से यथार्थ शब्द का विलोम शब्द है। यथार्थ शब्द का विलोम शब्द हमें बताना है। यथार्थ शब्द का विलोम शब्द, ऑप्शन ए दिया हुआ है स्वार्थ, ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है कल्पित, ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है वास्तविक, और ऑप्शन 4 दिया हुआ है प्राकृतिक। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है, तो वास्तविक का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित, ठीक है, यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा कल्पित। अब बात करते हैं स्वार्थ का, तो स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, निस्वार्थ, ठीक है, क्या हो जाएगा, निस्वार्थ, निस्वार्थ, ये हो गया आपका निस्वार्थ, ठीक है। वास्तविक का क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक का विलोम क्या हो जाएगा, कल्पित, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथा ऑप्शन क्या है, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का विलोम सभी को पता है कि कृत्रिम होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि यथार्थ का विलोम हो गया कल्पित। तो चलिए अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 हो गया, आप चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संसार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है लोक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सृष्टि, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है जगत, और चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सुरलोक। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि संसार शब्द का पर्यायवाची कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लोक, लोक तो संसार शब्द का पर्यायवाची होता है, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। सृष्टि, सृष्टि का मतलब भी संसार ही होता है, ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। जगत, जगत का अर्थ भी संसार ही होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी जो बचा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरलोक। सुरलोक किसका पर्यायवाची है, सुरलोक स्वर्ग का पर्यायवाची है। किसका, स्वर्ग का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, स्वर्ग, स्वर्ग का पर्यायवाची होता है सुरलोक, ठीक है। तो 23 जो क्वेश्चन दिया हुआ संसार का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, सुरलोक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, ठीक है, सेकंड लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, जो सेकंड लास्ट प्रश्न है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस युग्म में नैतिकता से संबंधित मूल शब्द व प्रत्यय हैं। एक शब्द दिया हुआ है नैतिकता, इसमें हमें मूल शब्द और प्रत्यय बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है नीति प्लस इक प्लस ता, ये इसमें मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है नीतिक प्लस ता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नैति प्लस कता, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है नीति प्लस कता, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नीति। नीति भी एक शब्द है, इक आपका एक दो प्रत्यय लगा, एक इक प्रत्यय एक ता प्रत्यय, तो यहाँ पे जो मूल शब्द और प्रत्यय जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।
नीति प्लस इक प्लस ता, यहाँ पे दो प्रत्यय लगे हुए हैं। जो मूल शब्द क्या है, नीति हो गया, इक क्या है पहला प्रत्यय और ता क्या है दूसरा प्रत्यय, ठीक है यहाँ पे। बाकी और कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, संसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिक प्रत्यय, इक प्रत्यय, ईक प्रत्यय और का प्रत्यय, ठीक है। तो संसारिक में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट, इक प्रत्यय है। संसार प्लस इक होता है, ठीक है, क्या होता है संसार प्लस इक। तो यहाँ पे संसारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।